Hello children, today I will explain to you the following topics of chapter 5th of history. The chapter name is Crafts and Industries and the topics are Indian crafts and industries before the arrival of the British in India. Second topic is Indian textiles and the world market. Third topic is Indian textiles in European markets, and the last one is the weavers. India before the establishment of British rule was a flourishing center of craft and industry. India had flourishing trade with the world. और इंडिया के जो रूलर थे ये देश के आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन को बहुत अच्छा सुविधा दिए थे और उनको कोर्ट में एक रॉयल पोजीशन दिए थे. Cotton and muslin from Dhaka, Gujarat and Malipuram, silk from Agra, Lahore and Murshidabad, woolen shawls and carpets of Agra, Lahore and Kashmir commanded a huge market in both India and abroad. Extensive trade was carried out both within and outside the country. सिटी में जो वर्कर्स थे वो वर्कशॉप या कारखानास में एक साथ काम करते थे और जहाँ गांव था उधर आर्टिसन वर्कड फ्रॉम होम विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स. दिस सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्री. The techniques of production of the Indian artisans were far more advanced than those of artisans in pre-industrial revolution in Europe. So it has been described as the industrial workshop of the world. India was one of the leading producers of cotton textiles. यहाँ के सिल्क और कॉटन का वर्ल्ड में काफी डिमांड था. Armenians and Persians merchants took these goods through Punjab to Afghanistan, Europe, Eastern Persia and Central Asia. एवं ज़्यादातर ट्रेड जो है वो लैंड रूट और सी रूट के थ्रू किया जाता था और सी रूट में मछलीपट्टनम और हुगली का जो पोर्ट है वो फेमस था. Before the arrival of the outsiders, this trade was handled by a variety of Indian merchants and bankers. The whole process of trade involved three steps. Financing production मीन्स जो प्रोडक्शन किया जाता था वो कमाई के लिए किया जाता था, इस कारण से फाइनेंसिंग प्रोडक्शन और उसमें अपना पैसा भी लगता था. सेकेंड इज कैरिंग और ट्रांसपोर्टिंग गुड्स. तो फिर प्रोड्यूस होने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करने का भी ज़रूरत था, तो वो जो प्रोसेस था उसका सेकेंड स्टेप तक गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना. थर्ड इज सप्लाइंग गुड्स टू द एक्सपोर्टर्स. तो फिर गुड्स को पोर्ट में ले जाया जाता था, फिर उधर जो वह उसको एक्सपोर्टर को हैंड ओवर किया जाता था. सप्लाई मर्चेंट्स लिंक द पोर्ट टाउन्स टू द इनलैंड रीजन्स. दे गेव cash advance to the weavers and once the cloth was woven brought it to the ports. और पोर्ट पर जो शिप मालिक होते थे और एक्सपोर्ट मर्चेंट होते थे, एक्सपोर्ट मर्चेंट में जो कि दूसरे देश से सामान खरीदने के लिए हमारे देश में आते थे, वे इधर के मर्चेंट जो कि वीवर्स से उनके कपड़े खरीदते थे उनके साथ बार्गेनिंग करते थे या फिर बोल सकते हो नेगोशिएशन करते थे कि कपड़े को कितने दाम में खरीदना है. जब कपड़े का दाम तय हो जाता था कितने में खरीदना है तो उतना दाम ये हमारे देश के मर्चेंट को दे के वो कपड़े लेके अपने देश में चले जाते थे.
During the 1750s, when the outsiders establishing their trading centers in different part of India, Indians started losing control over this trade. Some factors responsible for this change are as follows. First point is ज़्यादातर यूरोपियन जो कंपनी थी उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स था. एक तो गवर्नमेंट का तो सपोर्ट था ही, उसके अलावा भी उनके पास रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण इंडियन मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो है उनके साथ compete नहीं कर पा रहे थे. सेकंड पॉइंट इज द यूरोपियन कंपनीज वर इन एन advantageous position already as they had secured a variety of concessions from local kings and merchants. वो तो हुआ ही था. आप लोग बक्सर की लड़ाई पर आ चुके हुए हैं ना, प्लासी की लड़ाई पर आ चुके हो. जब लोग आए थे तो इंडियन जो किंग और मर्चेंट जो है उनसे उनको काफ़ी ज़्यादा कंसेशन मिल रहा था. जैसे उन लोग को बहुत सारी चीज़ों में टैक्स नहीं देना पड़ता था. जो अपने देश में ले जाने के लिए स्टार्टिंग में उन लोग को जो पोर्ट में जो टैक्स देना पड़ता है तो वो देना नहीं पड़ता था. थर्ड पॉइंट इज सम ऑफ द कंपनीज मैनेज्ड टू गेट द मोनोपोली राइट्स टू ट्रेड. फोर्थ इज द ट्रेड वाज कैरिड थ्रू बिग शिप. तो बड़े बड़े शिप में उन लोग अपने सामान को इधर से जो सामान कच्चे माल रॉ मटेरियल्स ले जाते थे वो बड़े बड़े जहाज में ले जाते थे. while many old trading houses collapsed, the ones that wanted to survive had to share a network with the European trading companies. Indian textiles and the world market. Around 1750, before the British conquered Bengal, इंडिया जो है वो वर्ल्ड के साथ ट्रेड करती थी, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल का. Indian textile had long been renowned both for their fine quality and exquisite craftsmanship. इंडिया का जो टेक्सटाइल था वो काफ़ी फेमस था क्योंकि इनकी क्वालिटी, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और इधर के क्राफ्टमैन जो थे वो लोग काफ़ी एफिशिएंट थे, स्किल्ड थे. They were extensively traded in Southeast Asia and West and Central Asia. From the 16th century, European trading companies began buying Indian textile for sale in Europe. Many words in English and other languages in current uses show the proof of this flourishing trade. बहुत सारे वर्ड्स जो है ये इंग्लिश लोग यूज़ करते थे जब अपने हमारे देश के जो कॉटन टेक्सटाइल जो है लेके जाते थे यूरोप में बेचने के लिए, क्योंकि यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड था, अदर कंट्रीज में इंडियन टेक्सटाइल का बहुत डिमांड था, तो लेके जाते थे. तो बहुत सारे वर्ड्स जो है उन लोग अपने लैंग्वेज में या दूसरे लैंग्वेज में यूज़ करते थे, जिससे पता चलता था एंड पता चलता है अभी भी कि हमारे इंडियन टेक्सटाइल का डिमांड कितना था. It is interesting to trace the origin of such words and see what they tell us. The word muslin, which refers to all finely woven textile, has its origin in Mosul, a town in Iraq. The word Muslim, which refers to all finely woven textile, has its origin in Mosul, a town in Iraq. जो मुस्लिम जो है जिसका कपड़ा आपको पता है उसका मतलब था फाइन क्वालिटी का कपड़ा, जो कि मोसुल जो कि इराक का एक टाउन है उससे ओरिजिन हुआ है. द अरब मर्चेंट्स बॉट कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया एंड सोल्ड इट हियर, वेयर द यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट बिकेम अवेयर अबाउट दिस फाइन
कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया। जो अरब लोग थे ये मुस्लिम जो है अपने कंट्रीज से लेके आए थे इंडिया में और इधर बेचे थे, बट यूरोपियन को इस कपड़े की जानकारी अरब में नहीं मिली थी। उनको जानकारी मिली थी जब वे इंडिया में एज ए ट्रेडर आए थे, तब उनको इस कपड़े के बारे में इंडिया में जानकारी मिली थी। द वर्ड कलिको यूज्ड एज द जेनेरिक नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल्स is derived from Calico, which is situated in Kerala, where the Portuguese first landed. जो वर्ड कलिको जो है वो कॉटन टेक्सटाइल के लिए यूज किया गया था, जिसका जो कि लिया गया था कालीकट वर्ड से, जो कि कालीकट कहाँ पर है, केरला में है, जहाँ पर सबसे पहले पोर्चुगीज जो है लैंडेड हुए थे इधर। The cotton textiles which they took back to Europe came to be called calico. The word chintz is used for cloth which with small and colorful flowery design. It is derived from the Hindi word chint. ये किस वर्ड से लिया गया था? Chint से। The word bandana refers to any brightly colored and printed scarf. तो it has come from the Hindi word बांधना। बांधना, you know this word, तो which means tying। आपको पता है बांधना मतलब आप बांधते हो, बांधना। बांधना से ये बंदाना वर्ड लिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है? टाइंग। इट was used to refer to brightly colored cloth produced through the method of tying and dyeing। उसका किस तरीके से बनाया जाता है? पतले धागे से कपड़े में बांध के फिर कलर में डुबो के फिर सुखाया जाता है, फिर वो धागे को खोला जाता है तो उसमें डिफरेंट डिजाइन बनता है। तो दिस मेथड ऑफ कलरिंग द क्लॉथ एंड डिजाइन इज कॉल्ड बांधना, एंड द ब्रिटिशर्स एंड आउटसाइडर दे यूज्ड एज ए बांधना, और इस तरीके से बांधना कपड़े का नाम लोग यूज करने लगे। इन द सेम मैनर many other words were used which show the popularity of Indian textiles in different parts of the world. Indian textiles in European market. By the early 18th century, the popularity of Indian textiles became so wide and spread that England के सिल्क एंड वूल मेकर्स को डर लगने लगा। क्यों डर लगने लगा? क्योंकि हमारे इंडियन के कॉटन टेक्सटाइल का डिमांड वर्ल्ड में होने लगा, तो उनके बनाए हुए जो टेक्सटाइल है उनका डिमांड कम होने लगा था। सो दे पिटिशन द ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। तो इसका असर क्या हुआ? 1720 में कलिको एक्ट पास हुआ, जिसके अंतर्गत इंग्लैंड में चिंच के कपड़े का यूज बैन हो गया। पर जैसे ही गवर्नमेंट का फिर से प्रोटेक्शन मिलने लगा इंडियन टेक्सटाइल को, तो फिर से कलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री फिर से फ्लरिश होने लगी। Different technical innovations took place in England due to this competition with Indian textiles. The spinning jenny was invented John Hargreaves in 1764। तो जैसे ही स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ तो वर्ल्ड में स्पिंडल्स का डिमांड काफ़ी बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि अब जो यार्न या फिर जो धागा थ्रेड बनाने में जो जितना मेहनत और जितना टाइम लगता था उतना टाइम अब नहीं लगने लगा, वर्कर्स की भी संख्या कम लगने लगी। After the steam engine was invented in 1786 and revolutionized cotton textile weaving। क्यों?
कैसे करके स्टीम इंजन से क्या इससे क्या है, तो क्या जैसे क्योंकि वर्ल्ड में जो है ये यार्न का डिमांड बढ़ गया, स्पिंडल का डिमांड बढ़ गया, तो उसके भी तो ले जाने के लिए फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ना, तो इस कारण स्टीम इंजन आने से इसमें एक रिवोल्यूशन आ गया। विद द हेल्प ऑफ दिस टू इन्वेंशन क्लॉथ कुड बी वोवन इन ह्यूज क्वांटिटीज एंड एट cheaper rate. Despite all this, Indian textiles continued to dominate the world market till the end of the 18th century और यूरोपियन ट्रेडर्स इन इंडियन टेक्सटाइल को अपने देश में बेच के बहुत ज़्यादा कमाए और बहुत ज़्यादा लोग फ्लरिश किए। In the early 19th century, textile was mainly produced in 4 regions in India. और उन सब में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर कौन सा था, बंगाल था। सिंस इट हैड न्यूमरस रिवर्स इन द डेल्टा, क्योंकि आपको पता है द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा रीजन इन इंडिया एंड इट इज सिचुएटेड इन बंगाल एंड विच डेल्टा नेम द डेल्टा नेम दैट इज सुंदरवन। तो बहुत सारे जो रिवर्स जो थे वो डेल्टा के किनारे थे, जैसे गुड्स कुड बी इजीली ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंट प्लेस। तो इधर से जो नदी है समुद्र के किनारे से बहुत सारे देशों में इधर से हमारे इंडिया के जो टेक्सटाइल जो है वर्ल्ड के अलग अलग जगह में जाते थे। रेलवे एंड रोडवेज वर नॉट डेवलप्ड एट दैट टाइम, क्योंकि कच्चा रूट था। ढाका मॉडर्न बांग्लादेश, दैट टाइम ढाका वाज आल्सो अ पार्ट इन इंडिया एंड ये किसका भाग थे, बंगाल के भाग थे। विच वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर इन द 18th century was rightly famous for Malmal and Jamdani weaving. A cluster of cotton weaving centers stretched from Madras from northern Andhra Pradesh along the Coromandel coast. तो मोस्ट weaving centers कौन से थे, along the western coast were in Gujarat. Now the weavers were communities which specialized in weaving and the weaving skill were passed on through generation by generation। इन लोग जो है weavers जो है अपने काम को अपने बच्चों को हैंड ओवर करते जाते थे, जिसके कारण weavers community skilled थे इस काम में। Some such communities were the Tatis of Bengal, Julahas and Momins of North India and the Sel, Kakular and Devangs of South India. While spinning was mostly done by women on the चरखा and the तकली, weaving का काम कौन करते थे, मेन लोग करते थे। डाइंग वॉज डन बाय डायर और रंगराज, जो रंगराज थे वो लोग कपड़े में रंगने का काम करते थे। प्रिंटिंग वॉज डन बाय स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स नोन एज चिपीगर्स। Handlooms, weavings and associated occupations provided livelihood to a large number of Indians। तो जो हैंडलूम वेविंग जो था वो उसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके कारण लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस को उसमें काम मिलता था। Okay student, I think up to this part you have understood.